नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। आप सभी को पता है कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी और उसके क्रम में हमने देखा था कि सिलेबस क्या है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए कर रहे हैं अथवा जीएससी लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, तो किस हिसाब से हमको अपने दायरे को बढ़ाना है और किस में किस हद तक पढ़ना है, वो सारी बातें हो गई थी। पाश्चात्य दर्शन को हमने चालू किया था। पाश्चात्य चिंतक या फिर कह लीजिए राजनीतिक विचारक, यानी कि जो भी दार्शनिक रहे हैं, जो भी चिंतक रहे हैं, उन्होंने राजनीति के संबंध में जो अपने विचार दिए हैं उन सबको हमने समझने का प्रयास किया था कि हम इस क्रम में क्या पढ़ेंगे। तो हमने शुरुआत की थी प्लेटो की, ठीक है, प्लेटो से, और ये बताया था कि अगर आप राजनीति विज्ञान को पढ़ना चाह रहे हैं तो दर्शन को पहले पढ़ना क्यों आवश्यक है। अगर आप दर्शन को पहले पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको समझना होगा कि ये किस हद तक आपको आगे ले जाएगा। देखिए, मैंने 3 चीज बताया था, मैं बार बार बताऊंगा। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले और सिलेक्शन लें, चाहे फिर आप जीवन में कभी भी इसके आगे दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए पढ़ना चाह रहे हैं या फिर नेट पीजीटी के मतलब पीजीटी के लिए तो हम क्लास चला ही रहे हैं, इनकेस आप नेट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना चाह रहे हैं कभी भी, तो आपको वहां समस्या दोबारा ना हो और आपको ऐसा ना लगे कि सर ये सब नया है। बस आपको थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना है, सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी, मेहनत तो लगेगी ही नहीं। तो मैंने बताया कि हमको शुरू में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज कवर होगी तो आपका 70 से 80% का काम हो जाता है और टीजीटी एलटी में तो पूरा काम हो जाता है। देखिए क्या है, मैंने बताया था पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था आपका राजनीति सिद्धांत, उसके बाद था संविधान, भारतीय संविधान। अब ये प्रशासन या व्यवस्था कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय संविधान सीधा सीधा आपको समझ में आता रहे, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये सबसे स्ट्रांग है और सबसे ज्यादा समझने लायक है। अगर यहां पे रट के गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। आप कई बार देखते होंगे, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन प्रॉब्लम आ रही होगी, तो फोकस इस पे रहेगा। लेकिन अब क्या है कि इसको पढ़ना पहले आवश्यक है, क्योंकि आप चिंतन प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसको समझने में काफी सहजता होगी। लेकिन मैं कई बार इसको डायरेक्ट भी पढ़ाऊंगा अगर सिद्धांत को, तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अप्रोच की बात होती है। लेकिन फिर भी हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को और विचारकों को देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे और भारतीय संविधान। ये अगर आपने कवर कर लिया तो जान लीजिए कि क्या कहते हैं ना, बैतरणी पार हो गई आपकी, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी और एलटी में तो कंप्लीट यही सिलेबस ही है। थोड़ा सा विदेश नीति वगैरह अगर अलग कर दें एलटी ग्रेड की, बाकी यहां पे अगर आप देखें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए जो तुलनात्मक राजनीति की बात आती है और साथ में लोक प्रशासन की आती है, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन आईआर की बात आती है, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लिमिटेड आते हैं, थोड़ा लिमिटेड आते हैं, दायरा भी कम है, अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा पढ़ने का, बाकी वो बहुत जल्दी कवर होता है। तो मेन रीड यही है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन को हमने चालू किया था कल। थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्या पढ़ रहे हैं लोग, नई नई क्लास में जुड़ते आते हैं लगातार। तो हमने देखा था कि प्लेटो के पूर्व के चिंतन, मैंने बताया था यूनान में हमारा विकास हुआ राजनीति विज्ञान का। अब विज्ञान है कि नहीं है ये बात अलग होती है। विज्ञान मतलब क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो एक विषय पे तर्क वितर्क के द्वारा माध्यम से सोचना और सही निष्कर्ष पे पहुंचना ही विज्ञान है। हालांकि राजनीति विज्ञान जो है दर्शन के ज्यादा नजदीक है, विज्ञान के कम। दर्शन मतलब क्योंकि विचारकों की जो बात होती है, सोचने समझने की जो बात आती है, वो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। जितने भी विचारक रहे उन्होंने दर्शन पे अधिक फोकस किया और बाद में वैज्ञानिक रूप भी इसका उभर के आया। हम पढ़ेंगे, जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल से इन सब सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, अब यहां पे बात आ रही है कि विचारकों में प्लेटो से पूर्व चिंतन हमने देखा, सोफिस्टों की बात की, फिर प्लेटो का जो विश्लेषण पद्धति थी, कह सकते हैं अध्ययन की पद्धति, कौन सा अप्रोच अपनाते थे, क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने बताया कि द्वंदात्मक पद्धति थी। द्वंदात्मक मतलब डायलेक्टिक स्टाइल, यानी कि संवादात्मक शैली। एक का तर्क दिया, फिर वितर्क दिया, फिर तर्क दिया, फिर वितर्क दिया, फिर निष्कर्ष पे पहुंचे, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक पद्धति थी। अध्ययन की पद्धति वो होता है जिसके आधार पर आप किसी निष्कर्ष पे, किसी समस्या के निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो अध्ययन की पद्धति होती है। तो ऐतिहासिक पद्धति क्या था, ऐतिहासिक पद्धति में इतिहास की चीजें उठाते हैं, फिर उसके आधार पर जो है निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। विश्लेषणात्मक पद्धति, जिसमें विश्लेषण करके पहुंचते हैं। मैंने बताया था निगमनात्मक पद्धति, निगमन के माध्यम से पहुंचते हैं। निगमन में क्या बताया था कि विशेष से सामान्य, ये हो गया आपका आगमन वाली जो पद्धति होती है, आगमनात्मक पद्धति। लेकिन निगमनात्मक पद्धति में क्या है
कि सामान्य से विशेष पे जाते हैं। सामान्य का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं इसके पहले, लेकिन मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है, ताकि चीजें समझने में अच्छा रहे। तो निगमन का क्या मतलब होता है कि सामान्य से विशेष, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आप बोलते हैं गाय, तो गाय का एक रूपरेखा सामान्य में आती है आपके दिमाग में, वही सामान्य है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए। लेकिन मैंने बोला कि राहुल की घर की सफेद वाली गाय, हो सकता है 2 गाय भी हो ना उनके पास, सफेद वाली गाय, तो ये विशेष हो गया ना। तो सामान्य क्या है, एक फॉर्म है, एक विचार है, ठीक है, एक विचार ही तो है, आइडिया है, कोई ऐसी एक सिंगल गाय तो है नहीं। तो विचार को प्लेटो ने क्या बोला कि प्लेटो ने बोला भैया देखो ऐसा है ना, क्योंकि अरस्तु से प्रभावित थे और अरस्तु का भी मानना था। तो प्लेटो ने बोला कि जो सत्य है वो एक्चुअली में आइडिया है, ठीक है, विचार है, और जो उसकी परछाई है वो निरंतर परिवर्तनशील है। प्लेटो के समय अगर आप देखें तो 2 विचार बहुत प्रसिद्ध थे, एक ये था, एक थे हेराक्लीस और दूसरे थे पैरामेडिस, ठीक है। हेराक्लीस का क्या मानना था, हेराक्लीस मानते थे कि उस समय जो विचार थे उनसे ज़्यादा ही प्लेटो असंतुष्ट थे, तो इसलिए उनका पहले वो खंडन करते हैं, फिर उसके बाद अपने विचार रखते हैं। हेराक्लीस बोलते थे कि जो ये विश्व है, ये समस्त जो है सत्य परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील है, ठीक है। ये कौन बोलते थे, हेराक्लीस। और ये सोफिस्ट थे। उसके बाद बोलते हैं कि सत्य सदैव स्थायी है, ठीक है, सत्य सदैव स्थायी है। ये कौन बोलते थे, आपको देखिए पैरामेडिस, ठीक है, पैरामेडिस बोलते थे। तो प्लेटो ने दोनों का खंडन किया, बोले भैया ऐसा नहीं है, सत्य ना तो सदैव स्थायी है ना तो सदैव परिवर्तनशील है। बोले सत्य क्या है, तो बोले सत्य जो है, ये जो जगत है, ठीक है, जो सत्य है, विचार, ये अब देखिए फिलॉसफी की भाषा है, आइडिया फिलॉसफी की भाषा है। तो हमको फिलॉसफी में जाना नहीं, क्योंकि बेसिकली तो ये थिंकर ही थे ना, और बहुत ऊंची कोटि के थिंकर थे। इनके विचार आप पढ़ेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना उपनिषदों में कि ब्रह्म, जैसे आप पढ़ेंगे उपनिषदों में तो कहा है सब मिथ्या है और ये इसमें सत्य अलग है, ठीक है, वो एक अलग ही कोटि का ज्ञान है। जैसे अब आप अपने यहाँ वेदांत दर्शन को पढ़ते हैं तो शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा कोटेशन, बहुत अच्छा फेमस कोटेशन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये जो हम कुछ देख रहे हैं ये सब माया है। तो यहाँ पे इनका भी कुछ ऐसा ही अप्रोच था। इन्होंने बोला कि विचार सत्य हैं, विचार सत्य हैं, और जो इस जगत की वास्तविक सच्चाई यानी कि वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, ठीक है। और बोले कि ये जो जगत है, जगत क्या है, असत्य है, परिवर्तनशील है, असत्य कह लीजिए या परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, असत्य है, इसकी परछाई है, ठीक है, उसकी परछाई है, यानी कि जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो आइडिया है, वो कहाँ है। आपने बोला, हमने बोला कि गाय है, तो गाय वास्तव में है क्या। गाय जो आप सोच रहे हो, एक कल्पना आ रही है कि सींग है, ये है, पैर है, लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, उसका रूप जो है जल्दी जल्दी चेंज कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो बोलते हैं जो वास्तविकता है ना, वो कहीं ना कहीं अलौकिक जगत में वो सत्य है, और ये वाला जो हमारा जगत है ये उसकी परछाई है, असत्य है, निरंतर परिवर्तनशील है। तो बोले कि जो वास्तविक जगत है वह स्थायी है, और जो हमारा जगत है जो उसकी परछाई है वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो इनके विचारों का खंडन किया और इन्होंने थोड़ा अपना अलग से विचार दिया, प्लेटो ने। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना आवश्यक। कई बार क्या है कि वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार जब टफ करना होता है उसको, तो इस तरह के क्वेश्चन वो देता है कि ये विचार किससे संबंधित है। अब सुकरात तो सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो सुकरात पे क्वेश्चन आने की कोई बात ही नहीं होती। और क्योंकि सुकरात के जो विचार रहे हैं वो प्लेटो ने कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्हीं विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटो के बारे में हमने कल पढ़ा था कि राजनीतिक पद्धति या राज्य के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान पढ़ने आ रहे हैं, कहीं इनका सेपरेट राज्य के बारे में विचार नहीं पढ़ना है। दार्शनिक राजा को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका राज्य का जो विचार है वो बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आपको समझना है, साम्यवाद समझना है, दार्शनिक राजा को समझना है, तो बिना राज्य को समझे वहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हम। तो राज्य के लिए मैंने बताया था कि राज्य को ये क्या मानते हैं, राज्य
बोलते हैं कि सावयवी है। कैसा है? सावयवी। मैं रिवीजन ही करा रहा हूं, अगर कल के नोट्स में कुछ ऐड आप करना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। सावयवी। और एक प्रकार से समझ लीजिए कि प्लेटो की जो लेक्चर की है ये पहली क्लास है। कल का इंट्रोडक्शन क्लास था, तो कल के प्लेटो के कल आपने जो इंट्रोडक्शन लिखा वो तो ठीक है, आज ऐसा मान लीजिए कि प्लेटो की पहली क्लास है, इसीलिए जो कल मैंने प्लेटो के बारे में थोड़ा सा बताया था उसी को आगे लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब देखिए सावयवी है, ठीक है, मैं आगे लिख दे रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। राज्य क्या है? सावयवी है। राज्य क्या है? प्राकृतिक है, मतलब विकास का परिणाम है। राज्य नैतिक है, नैतिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें मानते थे। राज्य को ये मतलब इनका जो मानना था कि राज्य कोई ऐसी चीज नहीं है किसी ने समझौता करके बनाया, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो ये बोलते हैं कि जैसे राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे भी पढ़ेंगे अपने जो थिंकर है हॉब्स, लॉक, रूसो को, तो वहाँ पे भी थोड़ा कंपेयर करेंगे। बाकी जो हम थॉट को पढ़ेंगे, ठीक है, थॉट को पढ़ने के बाद जब हम पहुंचेंगे सिद्धांत पे, तो वहाँ पे भी हम पूरी तरह से जितने भी सिद्धांत हैं जो आपके सिलेबस में है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत, इस तरह से जितने भी शक्ति का सिद्धांत, वो सारे सिद्धांत को देखेंगे। तो अगर ये भी पूछे क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि आप वहाँ पे प्लेटो को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में है आपका, तो आपसे पूछ सकते हैं कि राज्य को जो है ये क्या मानते हैं? दैवीय उत्पत्ति मानते हैं, समझौते का परिणाम मानते हैं? नहीं, ये विकास का परिणाम मानते हैं, ठीक है। तो राज्य की उत्पत्ति ये कहां से मानते हैं? प्राकृतिक रूप से विकास का परिणाम मानते हैं। अब यहाँ पे सावयवी का मतलब क्या होता है? सावयवी का मतलब होता है कि एक विशाल चीज का हिस्सा होना। जैसे एक लोटा या एक गिलास पानी है, उसमें बहुत सारी बूंदें हैं, तो जो पानी है वो पूर्ण है, गिलास का पानी, और जो बूंदें हैं उसका हिस्सा है। तो इसी प्रकार से बोलते हैं कि जो राज्य है, राज्य है ये पूर्ण है, ठीक है, और व्यक्ति उसका अंश मात्र है। यानी कि अगर इस अंश को पूर्णता प्राप्त करनी है तो ये अपनी पूर्णता कहां प्राप्त करेगा? जाहिर सी बात है, राज्य में रहकर ही अपनी पूर्णता को ये प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति का विकास कहां संभव है? मात्र और मात्र राज्य में संभव है। तो सावयवी हम आगे भी पढ़ेंगे, इस शब्द से आप परिचित रहिएगा। ये कुछ ऐसी चीज जो मैं आगे बता रहा हूं, कई बार प्लेटो से संबंधित जब क्वेश्चन आता है, सामान्यता तो आप कर लोगे, लेकिन जो टफ करेगा वो यही से करेगा कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में प्लेटो ने किसका समर्थन किया। अब वहां आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आगे भी नहीं पढ़ेंगे और आपने कुछ ऐसा यहाँ पे सोच नहीं रखा था ना। और ये तो मान लीजिए कर लेंगे, क्योंकि जब अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहां तुलना करेंगे। और नैतिक क्यों है राज्य इनका? ये भी पूछ सकता है कि प्लेटो का राज्य नैतिक क्यों है? इसलिए भी नैतिक है क्योंकि इनकी राज्य का संचालन जो करता है वो दार्शनिक राजा करता है। दार्शनिक राजा, अभी दार्शनिक राजा के कॉन्सेप्ट को हम अलग से पढ़ेंगे। तो इनका इसलिए दार्शनिक राजा के द्वारा राज्य का संचालन किया जाता है, उसके विवेक से काम होता है, ना कि विधि और दंड से, ठीक है। तो इसलिए जो है ये राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में एक और खास बात यह है कि इनके राज्य में ना विधि और दंड का प्रावधान नहीं है। अभी ये सारी चीजें रिपीट भी होंगी जो दार्शनिक राजा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विधि और दंड से क्या तात्पर्य है? अब जैसा कि हमने पढ़ा, कल देखा था कि सुकरात को विष पिला के उनको मृत्युदंड दिया गया था राजद्रोह का आरोप लगा के। अब राजद्रोह का जब आरोप लगता है तो कानून था उसके लिए, और कानून के हिसाब से दंड दिया गया। और क्योंकि लोकतंत्र था, ठीक है, लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र से भी इनको घृणा हो गई कि भ्रष्टाचारियों का तंत्र होता है, मूर्खों का तंत्र होता है। समाज में ज्यादातर लोग मूर्ख होते हैं और उन्हीं के मूर्खों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब विधि के तहत उनको दिया गया था दंड, दोनों से उनको हो गई घृणा। उन्होंने बोला भैया विधि का जो ऑप्शन है ना वो है शिक्षा, शिक्षा के द्वारा जो है व्यक्ति को शिक्षित किया जाए। दंड का हुआ है साम्यवाद। तो अब हमें न्याय कैसे मिलेगा? ठीक है, शिक्षा और साम्यवाद के द्वारा जो राज्य स्थापित होगा वही न्यायपूर्ण राज्य होगा। इसको हम पढ़ेंगे। तो ये चीज है इनका प्लेटो का, ठीक है। अब आगे सारे विचार मिलते भी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिपीट भी होता जाएगा, लेकिन इस चीज को आप यहाँ पे समझ के रखिएगा। तो आज जो अभी हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, इनका प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। अब न्याय इनका एक
ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? प्लेटो की जो शुरुआती फीलिंग रही अरस्तु को लेके, और उन्होंने जो कुछ सीखा, जो प्रभाव पड़ा, एक सामंतवादी परिवार में पैदा होने के बाद भी एक दार्शनिक बने, एक शिक्षक बने, तो कहीं ना कहीं सुकरात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। और जो घटनाएं हुई, जो कि सुकरात से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, जब उनको मृत्युदंड दिया गया तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से एक दिमाग ही हट गया कि मैं इस भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा कदापि नहीं बनूंगा। तो उन्होंने एक दार्शनिक बनना पसंद किया और समाज में उस शिक्षा को, जो इनको लगा कि हमारे गुरुजी ने जो हमको शिक्षा दी, अमूल्य धन दिया, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, कैसे करें। तो इन्होंने क्या बोला कि एक प्रयास चालू किया, अकादमी चालू की, हमने बड़ा बताया था 387 ईस्वी में। तो अब उसी से जो राज्य बनता, वो बनता कैसा बनता? न्यायपूर्ण राज्य। ठीक है, न्यायपूर्ण राज्य बनता, उसमें सामंजस्य स्थापित करना था। जो चीजें विधि और दंड के माध्यम से कंट्रोल होती थी, इनको लगा कि सहजता से कंट्रोल किया जाए, शिक्षा के माध्यम से कंट्रोल किया जाए। तो प्लेटो ने न्याय के बारे में जो चर्चा की, जो इनकी पहली किताब थी, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब कहेंगे, पहली तो नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने जो सबसे महत्वपूर्ण विचार रखे वो रिपब्लिक में रखे। ठीक है, रिपब्लिक में रखे। इवन इसका अगर आप देखें शीर्षक भी है तो कंसर्निंग जस्टिस है। मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है कि इसका उपशीर्षक क्या है, रिपब्लिक का कंसर्निंग जस्टिस। कई बार देवनागरी लिपि में ही लिखा रहता है कंसर्निंग जस्टिस, अन्यथा आप लिख सकते हैं न्याय से संबंधित। न्याय से संबंधित। ठीक है, तो अब इनके विचारों को हमको समझना है। तो मैंने बताया कि उस समय जो बुराइयां व्याप्त थी समाज में, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो उसमें सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट का मतलब विद्वान शिक्षक होते थे, जो लोगों को शिक्षा देते थे। और मूलतः क्या करते थे, ये लोग धन लेते थे शिक्षा के बदले। और सुकरात क्या करते थे? सुकरात को हमने बताया वो सोफिस्ट क्यों नहीं थे, क्योंकि वो शिक्षा तो देते थे घूम घूम के, लेकिन उसके बदले में वो कोई फीस चार्ज नहीं करते थे। तो अब सुकरात क्या है, बहुत पॉपुलर हो गए, और उस तरह से जो है उनके साथ राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। क्योंकि अगर आप गलत कर रहे हैं तो घूम घूम के गलतियों को आप निकालेंगे, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो है आप काम कर रहे हैं। तो उस क्रम में क्या हुआ कि उस समय वर्तमान में 3 जो है न्याय के सिद्धांत समाज में थे। कौन कौन से? देखिए, एक था परंपरावादी, ठीक है, परंपरावादी। उसके बाद आप देखेंगे परंपरावादी सिद्धांत जो था, इसके समर्थक कौन कौन से थे? इसके 2 लोग समर्थक थे। पहले थे, आपको बताया मैं, पॉलीमार्कस। ठीक है, पॉलीमार्कस थे। पॉलीमार्कस क्या था कि ये जो सोफिस्ट थे, इनके विचार ना थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपस में अलग अलग होते थे। मूलतः अगर देखा जाए सोफिस्टों को, तो ये लोग कैसे थे? ये लोग व्यक्तिवादी थे। ठीक है, व्यक्तिवादी थे, अणुवादी थे और उपयोगितावादी थे। मतलब जो उपयोगी लगे वही व्यक्ति के हित में है। तो इन सारी चीजों को लेके चलते रहे। ठीक है, परंपरावादी। उसके बाद उग्रवादी। ठीक है, देखिए, पॉलीमार्कस हो गए। पॉलीमार्कस के साथ एक बार आप देखेंगे कि यहां पे आप देखें तो थ्रेसिमेक्स हो गए। अब आप विचार देखिए इनका, तो ये क्या थे कि सभी ने अलग अलग विचार दिए इनसे संबंधित। कैसे विचार दिए? अलग अलग दिए। आप एक चीज को अगर समझें यहां पे, क्या हो रहा है, ठीक है, इनके जो विचार थे वो काफी अलग अलग थे। अब यहां पे हम देखें तो तीसरा उदारवादी देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ग्लूकोन। ठीक है, इन्होंने, इनके जो विचार थे थोड़ा देखा जाए तो मूलतः कैसे थे? व्यक्तिवादी, अणुवादी और उपयोगितावादी। ठीक, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंतर था, जिसका ये विशेष अपना आगे का देते थे। देखिए, मैं बताता हूं, अगर यहां पे हम देखें, एक एक क्रम से देखेंगे। यहां पे कैफिलस, एक नाम और लिख लीजिए, कैफिलस। अब इन्होंने जो विचार दिए क्रम से, उसका ही खंडन करेंगे।
तो पहले हम इनका उठाते हैं परंपरावादी। परंपरावादी में हम देखेंगे पहले कैफिलस का। कैफिलस क्या बोलते थे? देखिए, कैफिलस का मानना था जो न्याय के संबंध में, इन्होंने बोला कि न्याय का मतलब क्या है? जो सत्य बोले, ठीक है, सत्य बोले और ऋण चुकाए, वही न्याय है। क्या था? सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। ठीक है, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। तो अब प्लेटो ने बोला भाई देखो, सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। तो लेकिन क्या सत्य बोलना हर समय न्यायप्रिय हो सकता है? हर समय सत्य बोलने से लोगों का हित हो सकता है? जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, आप लोग ने, बूढ़े बुजुर्गों ने कहा होगा, सुना होगा कि सत्य अगर जैसे कभी किसी का भला हो रहा हो झूठ बोलने से, तो ऐसा कर देना चाहिए। ठीक है, भला लोगों का करने के लिए, क्योंकि कई बार सत्य जो है उतना उपयोगी नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि आज हमारे संबंध जो है यूएसए के साथ अच्छे हैं, ठीक, और यूएसए के साथ अच्छे हैं, या फिर मान लीजिए कल को पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत तौर पे आप पाकिस्तान से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक विचारधारा से है, ज़्यादातर राजनेता होते हैं, और बॉर्डर से संबंधित जो डिस्प्यूट होता है कोई भी राज्य पीछे नहीं हटना चाहता। लेकिन कल को मान के चलते हैं कि डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, अब हम क्या इस बात को लेके चलें कि हमारा उनका बंटवारा सांप्रदायिक आधार पे हुआ था, या फिर इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, ऐसे कांड हुए? क्योंकि हम भविष्य को देखेंगे, और या फिर आप जर्मनी और फ्रांस को देख लीजिए, मतलब पूरे विश्व युद्ध के दौरान कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कैसे उनके बीच में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं थे। लेकिन आज देखिए कोई मतलब ही नहीं चलता उन सारी चीज़ों का। तो कई बार जो है सत्य उतना उपयोगी नहीं होता। कल को आपने हमारे साथ चीट किया था, या फिर आज की भी कोई घटना हो सकती है जो उपयोगी ना हो, व्यक्ति का उससे किसी भी प्रकार का हित ना हो, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाए। तो इन्होंने बोला कि देखो, सत्य सदैव जो है न्यायप्रिय नहीं होता। किसने बोला? प्लेटो ने। प्लेटो यहाँ पे बोलते हैं सत्य सदैव न्यायपूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो इनका खंडन किया। इसके बाद जो आगे आते हैं आप देखेंगे, वो कौन है? पॉलीमार्कस। ठीक है, ये कैसे रंग बदल रहा है? ठीक है, रंग अब इसमें अपने। तो पॉलीमार्कस क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भैया देखो, अगर आपको न्याय चाहिए ना, तो शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ क्या कीजिए? मित्रता। ठीक है, क्या? शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। ठीक है, शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। मैं साइड हो जाता हूं, आपको दिखता भी रहे। ठीक है, क्योंकि बोर्ड जो है आधा तो मैं ही ढक लेता हूं। तो शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। तो अब प्लेटो तो भाई इसका विरोध करेंगे ही। हालांकि स्टेटमेंट देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आपका शत्रु है, अब कितना भी अच्छा काम कर दे, उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? इनके हिसाब से आप कैसा व्यवहार करेंगे? शत्रु वाला ही व्यवहार करेंगे। और यदि आपका मित्र है, वो कितना भी अच्छा काम करता हो या फिर कभी खराब काम भी कर दे, तो भी आपका जो है, आपका व्यवहार उसके प्रति परिवर्तित होने वाला नहीं है। अब देखिए, एक कहानी थी, मुझे याद नहीं है, आप 10वीं 12वीं में एक हिंदी में एक कहानी थी, जो उसका एक मित्र रहता है, मुंशी प्रेमचंद्र की थी कहानी शायद, कि वो पंचायत बुलाता है। ठीक है, पंचायत बुलाता है तो उसका मित्र रहता है, उसके खिलाफ गवाही दे देता है पंचायत में। वो सरपंच बना रहता है, और जो है वो कहता है कि ये तो सबको मना लेता है, सबको पैसा दे देता है, लेकिन सोचता है ये तो अपने बहुत खास मित्र हैं, ये तो हमारे खिलाफ बोलेंगे ही नहीं। लेकिन क्योंकि भाई न्याय सरपंच के तौर पे पंच परमेश्वर उसको बोला जाता था, जो 5 लोग बैठते हैं उनको बोला जाता है, तो उसने जो है सही और न्यायपूर्ण विचार दिया, तो उसको जो है आपस में उनकी दुश्मनी हो गई थी। तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप लोग को याद होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा वीडियो में। ठीक है।
कमेंट होते रहने चाहिए। आपको कोई कुछ भी लगता है कि सर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कमेंट आपके जो सजेशंस होते हैं हमेशा स्वीकार होते हैं, उस पर जरूर काम किया जाएगा। तो मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता, इसमें बोला प्लेटो ने बोला देखो इसमें क्या है ना, प्लेटो ने बोला भैया देखो इसमें ना व्यक्तिगत स्वार्थ की झलक मिल रही है, व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है, हाँ प्रेरित है। क्या है इसमें जो है व्यक्तिवादी जो थॉट है वो गड़बड़ है। यानी कि आपका स्वार्थ, भाई आपका मित्र है, आपके हित की बात करता है तभी ना मित्र हुआ। यदि आपका कोई व्यक्ति है आपके हित की बात नहीं कर रहा है, आपसे कोई उसका लगाव नहीं है, आपके अच्छे परिस्थितियों में बुरी परिस्थितियों में आपका साथ नहीं दे रहा, तो मित्र तो है नहीं वो। यानी कि एक तरफा आपका सपोर्टर है। मित्र का मतलब क्या है कि हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या व्यक्तिगत स्वार्थ से बात कर रहे हैं, कोई आपका मित्र नहीं है लेकिन फिर भी जो है आप कह सकते हैं कि आपकी भलाई करना चाह रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको दंड के माध्यम से आप पे चालान लगा दिया जाए। आप मान लीजिए कि बिना हेलमेट के जा रहे हैं, ठीक, रात को आपकी पीछे की बैकलाइट खराब है बाइक की या कार की, उस पर चालान, क्योंकि सामने वाले की दुर्घटना हो सकती है। ऐसे बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप देखेंगे कि ट्रैक्टर की एक लाइट जल रही थी, ट्रैक्टर तो उसका तो एरिया ही ऐसा होता है कि अगर उसकी साइड वाली लाइट ना जले, दोनों चक्कों के ऊपर आप देखेंगे जो लाल वाली लाइट जलती है और आगे का उसका काफ़ी पतला होता है, जो हेडलाइट होती है, हेडलैम्प होती है, तो वो तो पतली जलती है। इन केस अगर उसकी एक लाइट फ्यूज हो जाए तो वो लगेगा कि कोई बाइक आ रही है, और संयोग से उसके पीछे अगर वो क्या बोलते हैं रोटावेटर और जो फाल लगा होता है उसका, ठीक है, जोतने के लिए, तो वो तो इतनी बड़ी दुर्घटना कर सकता है। मैं तो एक एग्जांपल जानता भी हूँ जिसमें ऑन स्पॉट जो है डेथ हो गई थी। तो अगर उस पर अगर आपके लिए चालान ना काटा जाए, आपके मित्र हैं, या फिर ऐसा कोई कार्यवाही नहीं की जाए, ऐसा तो बहुत कुछ होना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा हालांकि ट्रैक्टर वगैरह में तो खासकर होना चाहिए रात को, क्योंकि हम लोग जैसे राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा ना। इसके लिए जागरूकता भी थोड़ा होना चाहिए व्यक्तिगत। अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है तो ऐसा तो कम से कम दिमाग में रखिए कि आपका तो नुकसान क्या ही होगा, ट्रैक्टर में क्या लड़के टूट जाएगा, लेकिन सामने वाले को तो बहुत कुछ करना पड़ सकता है ना। तो उसमें अगर आपके मान लीजिए कोई ऐसा कुछ नियम है और आपका जो मित्र है कोई शिकायत करता है, वो पुलिस का कर्मचारी है या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में है जहां पे उस पर कार्रवाई की जा सकती है, अब वो अगर आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करे, मित्र है तो मित्रता का व्यवहार करे कि जाने दो यार, ठीक है कोई बात नहीं, आपका खर्चा होगा हमारा खर्चा होगा, एक ही तो बात है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ना। भले अब मित्रता को देखेंगे या फिर उससे होने वाली दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है। किसने बोला? प्लेटो ने बोला, इसका खंडन किया इस विचार का। उसके बाद अगर हम देखें यहां पे तो देखिए ये था आपका परंपरावादी विचार। इसी में ये जो दो विचार थे उग्रवादी, इसमें है थ्रेसिमेकस। अब थ्रेसिमेकस क्या बोलेंगे इसको थोड़ा याद करते रहिएगा, बीच में अपना रिकॉल होना चाहिए। तो थ्रेसिमेकस क्या बोलते हैं? थ्रेसिमेकस बोलते हैं शक्तिशाली का हित ही न्याय है। क्या बोलते हैं? देखिए ठीक है, ये क्या बोलते हैं? शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यानी क्या मतलब है कि शासक वर्ग या फिर राजा लोग का हित, ठीक है, हित ही न्याय है। अब यहां पे इन्होंने बोला कि भैया देखो, मतलब आप एक पर्टिकुलर अगर राजा है उसकी कुल मिला के आप चापलूसी कर रहे हो, ठीक है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि नीचे हो क्या रहा है। आपने कई बार देखा होगा जो वर्तमान में भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कई बार उसके जो टॉप लीडर्स होते हैं उनकी भावना बहुत अच्छी होती है, और अच्छी ना भी हो क्योंकि उनको आपकी डेली राजनीतिक से सड़क टूटी है तो इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप बोलेंगे तो बनवा ही देंगे, ठीक है, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फंडिंग आती है नीचे तक और आप जिनको डायरेक्ट प्रतिनिधि के तौर पे चुनते हैं वही घपला करते हैं, वही सारी चीज़ें बिगड़ती हैं और कई बार सही रिपोर्ट भी नहीं जाती उन तक। क्योंकि आप देखेंगे जो लोग हार जाते हैं प्रायः चुनाव में बुरी तरह से हारते हैं, आपने देखा होगा कई जगह ऐसा हुआ भी होगा, तो जाहिर सी बात है अगर वो बात उनके टॉप लीडर्स को पता हो तो वो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि अब कौन चाहेगा कि हमारी सीट यहाँ जगह से इस जगह से हार जाए, तो सही रिपोर्ट भी नहीं जाती उन तक। तो ये होता है कि अगर शासक है
और जनता का हित चाह रहा है या नहीं चाह रहा वो बात अलग है। अगर हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि शासक का हित, तो उसके आगे उसकी कमियों को कौन बताएगा, या फिर पॉलिसी में भी बोलेगा कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा। तो यहाँ पे प्लेटो क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं कि शक्तिशाली के बजाय एक विद्वान व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। विद्वान व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक जो है शक्तिशाली व्यक्ति के से ज्यादा विद्वान व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और बोले कि एक बलवान व्यक्ति हो, ठीक है, एक क्रूर व्यक्ति हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रसन्न व्यक्ति है, ठीक है। और बोलते हैं कि एक व्यक्ति का नहीं समूचे समाज का हित ही न्याय है। मतलब समझ में आया, यानी कि व्यक्ति विशेष का नहीं, व्यक्ति विशेष का हित नहीं, किसका, समूचे समाज का, पूरे समाज का हित ही न्याय है। एक अच्छे से समझिएगा इसको। जो देखिए मैंने बोला था कि जो सोफिस्ट होंगे, सोफिस्ट के महत्वपूर्ण विचार हैं, अगर मैं उसको पहले पढ़ा देता, जैसे कि मैंने आज थोड़ा सा रिकॉल कराया, या कल जो मैंने बताया था प्लेटो के बारे में आज से ही आप चालू कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने जो कल बताया था वो आज से ही रिपीट कराया। वो थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास थी, उसमें आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं सोफिस्ट को साथ में बताता चल रहा हूँ ताकि पता लगे, नहीं तो अगर अलग से आप पढ़ते पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लूकोन को, तो यहाँ पे प्लेटो के विचार के साथ आप कंपेयर नहीं कर पाते ना। जैसे ये बोल देते कि इन्होंने खंडन किया कि शक्तिशाली का हित ही नहीं, या फिर किसी विशेष वर्ग का हित ही नहीं, बल्कि समूचे वर्ग का हित, यानी या पूर्ण समाज का हित ही न्याय है। तो आप वहाँ पे तुलना नहीं कर पाते। और कई बार एक तो याद रखने में भी सरल रहेगा, दूसरी बात ये भी आएगी कि आप जैसे जीआईसी वगैरह का मेंस दे रहे हैं, या फिर इन फ्यूचर कभी आगे पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहे। और ये ऐसे रिकॉल करने में टीजीटी पीजीटी में भी बहुत हेल्प करेगा, कि इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हैं पीजीटी वगैरह में, तो वहाँ पे भी हेल्प करेगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर अच्छा सा तैयार रहेगा, एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोफिस्टों को अलग नहीं किया, इसी के साथ जो है जोड़ दिया है। उसके बाद देखिए आपका उग्रवादी हो गया, उदारवादी विचार आता है, तो उसमें आते हैं ग्लूकोन, ठीक है। अलग अलग रंग चलने लगता है दोनों। ये अच्छा, ये रंग दिख रहा है कि नहीं, पीले वाले रंग मुझे डाउट हो जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो रंग होता है वो कैमरे में रिफ्लेक्ट नहीं होता। मैं व्हाइट से ही लिखने का प्रयास करता हूँ। ग्लूकोन क्या बोलते हैं, देखिए ग्लूकोन बोलते हैं कि जो न्याय है, न्याय, ठीक है, न्याय सामाजिक समझौते का परिणाम है। सामाजिक समझौते का परिणाम है, अशक्त व्यक्तियों की मांग है। असक्त व्यक्तियों की मांग है, यानी कि जो शक्तिशाली नहीं है। ये अच्छा, ये विचार आपको कहाँ से मिल रहा है, जैसे अभी तो आगे कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और कुछ लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि जो हॉब्स को पढ़ेंगे वहाँ से कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है। हॉब्स सामाजिक समझौते की बात आ रही है, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है ये। हालांकि जब हॉब्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, याद दिलाएंगे आपको कि देखिए हमने इनको पढ़ा था। तो ये कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए पेपर हर साल हो रहा है, तरह तरह के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे होता क्या है कि जो जिनमें जीएस वगैरह पूछा जाता है तो उसमें बहुत से डायमेंशन होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, ये होता है, वो होता है, दुनियादारी होती है, तो उसमें क्वेश्चन को बदलने का, इधर उधर करने का, रिपीट करने का बहुत रहता है। लेकिन एक ही तरह का एग्जाम हो रहा है, तो जब दिन ब दिन कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो पहले पेपर हुए उससे थोड़ा सा आपको हट के पढ़ना पड़ेगा। पुराने पेपर तो सभी पढ़ते हैं, पुराने पेपर बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, आपको जान लीजिए बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारा उसी से आ जाएगा। और जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है जो एक पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, यही सबसे बनेंगे कि हॉब्स की समानता कहाँ से है। अब ऐसा है कि नहीं आपने पढ़ा है, लेकिन आपको जो है तुलनात्मक अप्रोच होना,
आवश्यक है। कंपेयर करना, जैसे पढ़ने से ज़्यादा, मेहनत करने से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना आवश्यक होता है। आप ये सोचिए कि आप ना देखने वाले बनिए, ठीक है, दृष्टा बनिए, दृष्टा, ठीक, दृष्टा बनिए। आप जो कुछ भी हो रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा, वो व्यक्ति इसलिए नहीं फेमस है कि वो कॉमेडी अच्छी कर लेता है, एक्चुअली कॉमेडी उससे करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अब तो आप देखे होंगे द कपिल शर्मा शो है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि वो खुद तो इतनी अच्छी कॉमेडी आजकल नहीं कर पाता, पहले करता था, पहले मेहनत, शुरुआती दौर में सभी मेहनत करते हैं, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कब किसको क्या रिप्लाई देना है, कब कहाँ से बातें उठाना है, उसको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। वही उसका एक टैलेंट ही उसको कॉमेडी का किंग बनाता है। और बात वही नहीं होती, बात ये होती प्रयास करने की भी। आप कितना अच्छा हुनर हो, आप प्रयास नहीं करेंगे, सफलताओं से डरेंगे, तो फिर वही क्या है ना कि वो चीज़ लाइफ में आ नहीं पाएगी, वो चीज़ लाइफ में आ नहीं पाएगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ ले जाती हैं, आपका परसिस्टेंस यानी कि लगे रहना ही आपको आगे ले जाता है। तो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ों का एग्जांपल देता है। देखिए, जैसे बोलता है कि साबुन, कभी आपने 2 साबुन एक साथ बाथरूम में यूज किए हैं, या फिर ऐसा किया गया है कि आपने फ्री में कहीं से सामान लिया है, चुराया है, ये कौन करता है, मतलब आम आदमी की चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई क्लास ही हो तभी आप बहुत हाई क्लास के लोगों के साथ बैठोगे, नहीं, आप ऑब्जर्वेशन सीखिए। जो पेपर वगैरह होते हैं, अगर इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं करना है हमको, इसको समझना है, अंदर लेना या फिर उसको समझना, ठीक है, एक दृष्टा की तरह देखिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ऑब्जर्व नहीं, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि वहां पे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे समझना आवश्यक है, रटने से ज़्यादा कई गुना समझना आवश्यक है, वो चीज़ आप कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम हो उससे आप 10 कदम आगे रहेंगे, ठीक, लोगों से कंपटीशन में। तो ग्लूकोन ने बोला कि सामाजिक समझौता का परिणाम है न्याय और असक्त व्यक्तियों की मांग है न्याय। तो प्लेटो तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। प्लेटो ने बोला, देखो भैया, ऐसा है ना कि न्याय जो है ये कोई कृत्रिम चीज नहीं है, ठीक है, ये व्यक्ति की आत्मा है, आत्मा से न्याय होता है, आंतरिक चीज है। न्याय जो है, पूरा लिखते हैं ऐसे, न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, ठीक है, न्याय जो है आंतरिक है, न्याय आंतरिक है, न्याय जो है बाह्य वस्तु नहीं है, न्याय आंतरिक है, आपको ये समझना होगा। और इसको कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं किया जा सकता। न्याय व्यक्ति की आत्मा से न्याय निकलता है, ठीक है, विद्वान व्यक्ति की आत्मा से न्याय निकलता है, न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, जितने भी उस समय प्रमुख विचार थे, विचारधाराएं थी, मैं साइड हो जाता हूँ, कुछ लोग को देखने में दिक्कत होती है, प्रमुख विचार थे और विचारधाराएं थी, वहां पे उनका खंडन उन्होंने किया। अब जब खंडन कर लिया, अपनी बात थोड़ी थोड़ी रखी, उसके बाद अपना प्रॉपर सिद्धांत, अपनी जो समझ थी, दार्शनिक विचार था, उसको इन्होंने आगे रखा। वो क्या था, देखिए मैं बताता हूं। इन्होंने बोला कि जो राज्य होता है, अब क्योंकि मैंने बताया था 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको आगे लेके चलना ही पड़ेगा, और अभी मैं समझाऊंगा भी उसको न्याय में। इन्होंने बोला कि न्याय ना, राज्य जो है, अब इन्होंने बोला कि न्याय व्यक्ति का आंतरिक है, तो आंतरिक मतलब व्यक्ति की आत्मा में निवास करता है, तो व्यक्ति को आत्मा, अब इन्होंने, क्योंकि ये दार्शनिक थे, तो व्यक्ति और आत्मा को इन्होंने समतुल्य माना। जैसे बोलते नहीं हम कि कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन से देखेंगे तो इन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। इन्होंने आत्मा में प्रभाव पड़ा है, या फिर उनसे विचार मिलते थे, क्योंकि ऐसा सच उल्लेख नहीं मिलता कि यहाँ पे आया उन्होंने सीखा, लेकिन ठीक है, मतलब साम्यता है। तो उसमें भारतीय दर्शन बहुत अपनी चरम स्थिति में था। तो इन्होंने बोला कहीं कि व्यक्ति की जगह आत्मा शब्द यूज किया है, तो बोले कि न्याय आंतरिक है। तो आत्मा क्या है, व्यक्ति का, मैंने कल भी बताया था, वृहद रूप जो है राज्य है, ठीक है। तो और व्यक्ति की आत्मा जब पूर्ण रूप से प्रकट होती है तो राज्य का निर्माण होता है।
राज्य का निर्माण होता है। अब ये कैसे भाई? देखो, इन्होंने बोला कि, अभी मैं समझाऊंगा, इन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति या आत्मा कह लीजिए, तो इसके अंदर जो छोटा रूप है व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है। जब ये बड़े स्तर पे प्रकट होता है, ये व्यक्ति की आत्मा पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तो राज्य बनता है। कैसे? क्योंकि इन्होंने व्यक्ति के जो कुछ लक्षण बताए हैं, व्यक्ति की आत्मा के कुछ गुण बताए हैं, उसके हिसाब से ही राज्य का निर्माण होता है। देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट और है प्लेटो का, आप लोग लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, कि राज्य का निर्माण, अब व्यक्ति से ही बात चल रही है तो व्यक्ति को हम समझने से पहले थोड़ा राज्य पे चलेंगे। राज्य का निर्माण वृक्षों व चट्टानों से नहीं होता है, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ठीक है, चरित्र से होता है। थोड़ा नीचे की राइटिंग बिगड़ती जाती है क्योंकि हाइट के हिसाब से झुकना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाइट लंबी होने पे ये प्रॉब्लम होती है, मुझे नीचे ही बैठना पड़ जाएगा नीचे लिखने के लिए। तो व्यक्तियों का जो निर्माण होता है, मतलब राज्य का जो निर्माण होता है, व्यक्ति, उसमें जो व्यक्ति निवास करते हैं उनके चरित्र से होता है। पेड़ वृक्ष ये सब महत्वपूर्ण नहीं होते, फिर तो वो जंगल हो गया। तो ये इन्होंने बात की। अब व्यक्ति को हम समझते हैं, व्यक्ति की आत्मा को। इन्होंने बोला कि देखो, जैसे व्यक्ति का बृहद रूप राज्य है, तो व्यक्ति में एक्चुअली पहले हम छोटे स्तर पे हम समझेंगे, तभी तो बड़े स्तर पे समझ पाएंगे। तो व्यक्ति का छोटा रूप है क्या? छोटे स्तर पे जो व्यक्ति है, बड़े स्तर पे वही राज्य है। उन्होंने बोला कि व्यक्ति या आत्मा में 3 प्रधान गुण होते हैं। 3 प्रधान गुण होते हैं। कौन सा? देखिए, पहला तो बोला इन्होंने विवेक होता है व्यक्ति के अंदर, विवेक होता है। उसके बाद इन्होंने बोला साहस होता है। उसके बाद अंतिम में इन्होंने बोला उत्पादन या वासना का गुण होता है। ठीक है, अब ये आत्मा में होता है, सबके किसी में ज्यादा किसी में कम, हर व्यक्ति के अंदर ये प्रधान गुण होते हैं। अब इसी गुण के हिसाब से जो है व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। ठीक है, व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है। अब इसमें देखेंगे कि यही जब राज्य स्तर पे आएगा, यानी कि बृहद रूप है, जब राज्य रूप उस स्तर पे आएगा तो यही जो शासक वर्ग होगा, फिर इसी से सैनिक वर्ग होगा, और इसके बाद उत्पादक वर्ग। ठीक है, आत्मा में 3 प्रधान गुण और ये राज्य। ठीक है, राज्य के 3 वर्ग। राज्य के 3 वर्ग। ठीक है, तो आत्मा के 3 प्रधान गुण और राज्य के 3 वर्ग, यानी कि जो आत्मा में छोटे स्तर पे है वही बड़े स्तर पे राज्य में वर्ग का निर्माण करेगा। देखिए, सबके अंदर सब गुण होंगे, लेकिन किसी एक गुण में उनमें प्रधानता पाई जाएगी। और इसमें जो बोलेंगे व्यक्ति न्यायशील और आदर्श कब होगा, जैसे व्यक्ति न्यायशील आदर्श कब होगा, कल इसको देखेंगे, अभी तो टाइम हो गया है, न्याय अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, कल न्याय हम देखेंगे और दार्शनिक राजा को देखेंगे, और एक आध लेक्चर और होगा प्लेटो में। ठीक, तो विवेक, जैसे व्यक्ति के अंदर विवेक प्रधान है, जिस व्यक्ति के अंदर विवेक प्रधान है वो विवेक से ज्यादा काम लेगा। साहस और वासना उसके अंदर कम होगी, तो कहीं ना कहीं उस पर उतनी प्रधानता नहीं होगी, तो वो ज्यादातर क्या है, बुद्धि और विवेक से काम करेगा। तो जब एक तरह के लोग बुद्धि विवेक वाले जब मिलेंगे, या एक जगह जैसे होंगे, जैसे एक इंजीनियर मिलते हैं तो एक इंजीनियर कंपनी बन पाती है, या एक कंपनी में इंजीनियर ज्यादा रहते हैं, एक लॉ फॉर्म में एक लॉयर्स ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो जैसे एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल है तो वहाँ डॉक्टर ज़्यादा रहते हैं, तब ना हॉस्पिटल बन पाता है। तो कुछ इसी तरह से समझिए कि जो विवेक है वो विवेक कहाँ से चलेगा, विवेक वाले ज़्यादा लोग होंगे तो शासक वर्ग होगा। जहाँ पे साहस ज़्यादा होगा, विवेक थोड़ा कम होगा, वासना थोड़ी कम होगी, वहाँ पे सैनिक वर्ग का निर्माण होगा। और जहाँ पे वासना ज़्यादा होगी, वासना का मतलब ऐसा नहीं कि संभोग करना, वासना करना, तृष्णा नहीं, यहाँ पे वासना का तात्पर्य है कि जिसका संसार में खूब मन लगेगा, जिसका वैराग्य में मन लगेगा वो तो साधु बनेगा, जिसका पर्दे में मन लगेगा, जिस विषय में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, अधिकारी बनेगा। अब शिक्षा विभाग में आपको अच्छा लग रहा है तो आप शिक्षक बनेंगे, लेकिन जिसका मन
साहस, जिसके अंदर साहस की भावना होगी। देखिए आर्मी वालों के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन और उनके अंदर की एनर्जी, साहस, ठीक है। मजाक बात नहीं, आपको इतनी गर्मी पड़ रही है, आप गर्मी में जाइए, दोपहर में 1 घंटे खड़े हो जाइए, सोचिए इस गर्मी हो या फिर सियाचिन ग्लेशियर में -40 डिग्री सेल्सियस में खड़ा होना बंदूक लेके इतने पैरों में, आपने कई बार वीडियोस देखे होंगे, वो साहस का ही काम है, वो आम व्यक्ति के हित की बात नहीं। आप गर्मी में 1 घंटा घूम के आते होंगे, लगता होगा अब तो जीना ही मुश्किल है, अप्रैल में ही गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना। तो वो कहीं ना कहीं साहस की और देशभक्ति की भावना होती है, ठीक है, देश के हित की भावना होती है, व्यक्तिगत हित से ऊपर होती है, क्योंकि इतनी सैलरी में बहुत से जॉब मिलते हैं, बहुत कुछ आदमी कर सकता है। या फिर आप बोलेंगे भैया हमको इतनी सैलरी नहीं चाहिए, हम कम में ही रह लेंगे, अगर इतनी गर्मी, इतनी धूप, इतनी ठंडी हमको बर्दाश्त करनी हो और इतने एकांत में कहीं पर रहना हो जहाँ पे खाना तक ठीक से ना मिल पाता हो। क्यों, खाना मिलने की बात नहीं, सरकार पैसा बहुत खर्च करती है, लेकिन वहाँ पर टेरेन ही ऐसा है कि बर्फ में क्या उगा लेंगे, सारी चीज़ें बाहर जाती हैं और सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो भी नहीं सकती। तो साहस बहुत महत्वपूर्ण है। वासना का मतलब है जिसमें सांसारिक चीज में ज्यादा मन लगता हो, उत्पादन में मन लगता हो, व्यापार करने में मन लगता हो, ठीक है। विवेक और साहस उनके अंदर कम हो। तो विवेक साहस मतलब होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो प्रधान एक गुण होता है, जैसे आप ही है, मान लीजिए कि आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते? आप जानते हैं। आप मैथ्स बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान नहीं जानते, आप जानते हैं। राजनीति विज्ञान आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ज़्यादा जानते हैं, हो सकता है इतिहास भी जानते हो, कम जानते हो। वकालत या फिर आप कह सकते हैं लॉ, आपके LLB आपने हो सकता है की हो या नहीं की हो, वो कम जानते हैं, तभी ना वो प्रोफेशन आपने छोड़ रखा है। तो प्रधानता वाली बात होती है, प्रैक्टिस से हालांकि प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे विचार नहीं है, ये विचार है प्लेटो महोदय, ठीक है। तो प्लेटो के हिसाब से चलेंगे। कभी अब किसी का विचार थोपिए मत, थिंकर पढ़ते समय याद रखिएगा कि विचार मेरे नहीं है, ठीक है। एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग को अजीब लगता है और कुछ लोग विरोध करने लगते हैं, कि वहाँ पे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि ये विचार इस दर्शन से, दार्शनिक से संबंध रखते हैं, इससे मेरा व्यक्तिगत विचारों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वासना उत्पादक वर्ग हो गया, और जब ये वर्ग आगे बढ़ता है तो ये एक उत्पादक एक वर्ग का निर्माण करता है, और राज्य में बड़े स्तर पे यही होता है। और इन्होंने बोला हम शिक्षा को पढ़ेंगे तो कैसे इनका जो राज्य आएगा, आदर्श राज्य, तो इन्होंने बोला शिक्षा और साम्यवाद के द्वारा ही आदर्श राज्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इन्होंने बोला कि एक जो है व्यक्ति कब आदर्श और न्यायशील होता है? व्यक्ति आदर्श और न्यायशील तब होता है जब वो अपना काम तीनों गुण के माध्यम से विवेक का काम करता रहे, विवेक से काम ले, ठीक है। और साथ राज्य कब आदर्श और न्यायशील होगा कि तीनों गुण अपने अपने हिसाब से तो काम करे, लेकिन जो निर्णय वगैरह हो वो शासक वर्ग ले, ठीक है, विवेक से, बुद्धि का काम है, बुद्धि की प्रधानता है, तो ये सारी चीज को संचालन करेगा। अब इन 3 वर्गों को जब इन्होंने बताया तो इन्होंने बोला कि देखो, व्यक्ति जिस हिसाब से अपने विवेक से काम लेता है सारे निर्णय को करते हुए, जैसे आप भी हैं, आप मान लीजिए लिखने में अच्छे हैं, पढ़ने में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है बाइक कार चलाने में अच्छे हो, लेकिन निर्णय तो आप विवेक से ही लेंगे ना कि मुझे कार चलाना है, या मुझे यूट्यूब में ब्लॉगिंग करनी है, या फिर मुझे शिक्षक बनना है, या फिर मेरे पास ये टाइम है। निर्णय बहुत आवश्यक होता है, तो वो तो विवेक से ही लेंगे, चाहे कोई गुण प्रधान हो या ना हो। बहुत हो सकता है किसी की हेल्प ले सकते हैं जिसको आप सोचते हैं कि ये आदमी सही मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए तीनों वर्ग का निर्माण हो गया। इन्होंने यही बोला कि जो राज्य में 3 वर्ग हैं जिसके अंदर जो प्रधानता है व्यक्तिगत स्तर पर और राज्य के स्तर पर, तीनों गुण की जो प्रधानता है, ये क्या करे, अपने अपने हिसाब से काम करे। व्यक्ति विवेक वाला विवेक का काम करे, और जो बड़े स्तर पर राज्य में शासक जो है शासन का काम करे, सैनिक का काम करे, और उत्पादक का काम करे। अपने अपने कार्यों को करते हुए एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। और मतलब अपने कार्य करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, यही न्याय है। क्या है? यही न्याय है। यानी कि प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यों को संपादित करते हुए दूसरों को कार्यों में कोई भी प्रकार की बाधा ना डाले, इसी को प्लेटो ने न्याय बोला है। हालांकि टाइम हो गया है और नेक्स्ट क्लास है सर की, ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा एक्सटेंड नहीं रहेगा, लेकिन अब धीमे धीमे हमने चालू किया है, क्रम आगे बढ़ता रहेगा। और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैं बार बार समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, लिखाने पे नहीं, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते। साथ देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ नोट्स बनाने के संबंध में, कल अभी न्याय समाप्त नहीं हुआ है, न्याय आगे पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जो नोट्स बनाने के संबंध में आपको मैं बताऊँ नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके साथ ही नोट्स बनाते चलिएगा, जो मैं बता रहा हूँ लिखते चलिएगा साइड में, वीडियो एक बार देख के रोक लीजिएगा। बाकी नोट्स आपको यहाँ से भी मिलेंगे, लेकिन जो आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वही काम आता है। बाकी किताबें तो मार्केट में ना जाने कितनी हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर हम एक नए जोश से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।